क्लोरोबेंजीन को बनाने की विधि पढ़ रखी थी हम लोगों ने क्लोरोबेंजीन के भौतिक गुण भी पढ़ लिए थे। और रासायनिक गुणों में से बात करें तो कुछ रासायनिक गुण और उनकी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कंप्लीट कर चुके थे, लेकिन क्लोरोबेंजीन पर अभी भी कुछ रासायनिक गुण बचे जाते हैं। तो अभी स्टार्ट करते हैं उन बचे हुए क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुणों को। बेटा क्लोरोबेंजीन पर अगली अभिक्रिया है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण को एक और नाम से जानते हैं, हैलोजिनेशन। रिएक्शन। तो अभी देखते हैं कि अगर क्लोरोबेंजीन पर हैलोजिनेशन रिएक्शन अर्थात हैलोजनीकरण होता है तो अभिक्रिया में किस प्रकार से उत्पाद बनता है। सबसे बेटा पहले ले लेते हैं क्लोरोबेंजीन को। तो भैया ये फॉर्मूला बना लिया है हमने क्लोरोबेंजीन का, और उसका हैलोजनीकरण होना है। तो हैलोजनीकरण में देखो एक बात तो पहले से स्पष्ट थी कि क्लोरोबेंजीन ऑर्थो और पैरा पोजीशन को एक्टिव कर देता है, या ऐसा लोग कहते हैं कि क्लोरोबेंजीन के में से ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन या पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन ही अभिक्रिया करने में सक्षम है। मेटा पोजीशन का हाइड्रोजन जो है वो अभिक्रिया करने में सक्षम नहीं है। अगर इसका हैलोजनीकरण होंगे तो बेटा इसकी अभिक्रिया करवाएंगे क्लोरीन गैस से, Cl2 से, और Cl2 गैस को आप ऐसे भी लिख सकते हो Cl सिंगल बॉन्ड Cl। Fe नामक उत्प्रेरक की उपस्थिति रहेगी और HCl रहेगा वर्धक के रूप में। तो अगर अभिक्रिया को कंप्लीट कराएंगे, देखो देखने वाली बात क्या है, अगर एक एक पार्ट पर अभिक्रिया करवाएंगे, सबसे पहले ये मानेंगे कि अगर ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन ने अभिक्रिया किया तो ध्यान देने वाली बात है H अभिक्रिया कर लेगा Cl से। अगर HCl से अभिक्रिया कर लेगा तो बनकर तैयार होगा HCl। मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास क्या बचता है, एक तो क्लोरोबेंजीन। अच्छा, क्योंकि अभिक्रिया ऑर्थो पोजीशन के हाइड्रोजन ने की है इसलिए पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन को मत दिखाना। अभी पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन अंदर रखा हुआ है। अभिक्रिया इस हाइड्रोजन ने की थी तो इस हाइड्रोजन का बॉन्ड देखो H तो निकल के Cl के साथ चला गया, तो H की जगह क्या हो गई, खाली। बचा हुआ दूसरा Cl उस H की जगह पर लगा दिया जाए। ये तो अभिक्रिया में से बना पहला उत्पाद है। और ध्यान रखना ऐसी कंडीशन पे जो ऑर्थो कंपाउंड होता है ये हमेशा कम मात्रा में बनकर तैयार होता है, और जो पैरा कंपाउंड होता है वो ज्यादा मात्रा में बनकर तैयार होता है। अब पैरा कंपाउंड का रिएक्शन कैसे देखेंगे कि ये वाला हाइड्रोजन अभिक्रिया ना करता, ये नीचे वाला हाइड्रोजन अगर क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेता। तो ध्यान देने वाली बात है, अभिक्रिया देखो कैसे होती कि पैरा पोजीशन का अगर हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करता तो भी HCl बनता, और पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन की जगह हो जाती खाली, जहां दूसरा वाला क्लोरीन उस पर लगा देते। अभी नंबर आता है कि सर जी इनका नाम क्या है अगर दो कंपाउंड बनते। तो बेटा पहले वाले का नाम है देखो ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन। अच्छा, दूसरे वाले का नाम पूछे, देखो ये इसका नाम है। दूसरे वाले का नाम पूछेगा तो बेटा इसमें ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरीन लगा था तो ऑर्थो डाई क्लोरोबेंजीन, इसमें पैरा पोजीशन पर लगा तो इसको क्या बोलेंगे, पैरा डाई क्लोरोबेंजीन। इस बात का भी विशेष ध्यान रखना कि ऑर्थो वाला कंपाउंड हमेशा कम बनता है और पैरा वाला कंपाउंड जो होता है वो अधिक मात्रा में ही बनकर तैयार होता है। अब हैलोजनीकरण तो अभिक्रिया हो गई, एक और अभिक्रिया है, नाम से फेमस है, अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। अभी इस रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं। क्या है कि अपने कोर्स में मैंने पहले ही बता रखा है, नाम से आने वाली अभिक्रियाएं जो हैं वो बहुत ही ज्यादा फेमस हैं और इनको जरूर तैयार रखें। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन से अभिक्रिया का ये कंप्लीट करने के लिए हम सबसे पहले बेटा लेंगे क्लोरोबेंजीन। देखो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला ये है
और एल्काइलेशन रिएक्शन करवाने के लिए, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन को कराने के लिए आपको पदार्थ चाहिए CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। और बेटा तीर के निशान के ऊपर कभी मत भूलना, ऊपर लिखना है निर्जल AlCl3। निर्जल एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी। तरीका देखो मैं क्या बताता हूं, क्लोरोबेंजीन में या तो ऑर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन या तो पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन एक्टिव होता है। अगर ऑर्थो वाला एक्टिव हुआ तो H अभिक्रिया कर लेगा Cl से, तो मैं देखो टिक मार्क बना देता हूं कि H अगर अभिक्रिया कर लेगा Cl से तो पहला पदार्थ तो बन जाएगा HCl। ये साइड प्रोडक्ट है, आप इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा। अभी देखते हैं कि अभिक्रिया में पहला उत्पाद क्या बनेगा। बेटा ऊपर Cl लिखा था, देखो जरा, अगर ये H अभिक्रिया करेगा तो इस H की जगह हो जाएगी खाली, और खाली जगह पर किसको लगा देंगे, CH3 को, CH3। देखते हैं दूसरा पदार्थ कौन सा बनकर तैयार होगा। दूसरा पदार्थ तब बनकर तैयार होगा जब क्लोरोबेंजीन का ऑर्थो पोजीशन एक्टिव नहीं रहेगा, पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन एक्टिव रहेगा और ये अभिक्रिया कर लेगा Cl से। तो अगर ये HCl से अभिक्रिया कर लेता है तो HCl, और नीचे वाली H जगह जो खाली हो गई वहां लगा देंगे CH3। दोनों के नाम पूछेगा, देखो पहले वाले का नाम पूछेगा तो इसका नाम है ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, ये पहले वाले का नाम हो गया। दूसरे वाले का नाम है पैरा क्लोरोटोलुइन। तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और पैरा क्लोरोटोलुइन का निर्माण होता है। अभी एक और रासायनिक अभिक्रिया को देखते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है तकरीबन फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलीकरण से रिलेटेड है। तो नेक्स्ट अभिक्रिया है फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण या एसिलीकरण। चाहे आप एसिटिलीकरण कहते हैं या एसिलीकरण, दोनों अभिक्रियाएं एक ही है। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, इस अभिक्रिया को देखते हैं। देखो अच्छा, अगर फ्रीडल क्राफ्ट में से एल्कलीकरण आपको आता है तो एसिलीकरण बिल्कुल भी कठिन नहीं है। देखो अभिक्रिया में से चेंज क्या करना है। अभिक्रिया के लिए आपको क्लोरोबेंजीन लेना ही लेना है, क्लोरोबेंजीन ले लिया। आपको यह बात भी पता है या तो ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन अभिक्रिया कर लेगा या तो पैरा पोजीशन पर, या तो ऑर्थो पर अभिक्रिया करवानी है या फिर पैरा पर करवानी है, दोनों एक साथ नहीं करवानी है। देखो मैं फिर से बता दूं, या ऑर्थो वाले पर करवा लेना तो कंपाउंड बन जाएगा, पैरा पर अभिक्रिया नहीं होगी, और ये जब पैरा वाला कंडीशन पे अभिक्रिया होगी तो फिर ऑर्थो वाला मत करवाना। और एसिलीकरण लिखा होने से बस इतनी बात थोड़ी सी ध्यान देनी पड़ती है कि हम लोगों को अभिक्रिया करवानी होती है CH3COCl से, और बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। यहां पर अभिक्रिया CH3Cl से हुई थी, यहां अभिक्रिया CH3COCl से होगी। एसिटिलीकरण, एल्किलीकरण और एसिलीकरण में बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, अभिक्रिया का तरीका फिर से मैं बताऊंगा। अगर बेटा ये वाला हाइड्रोजन इस क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेगा तो सबसे पहला पदार्थ बन जाएगा HCl, और बेटा तीर के निशान के ऊपर कहोगे जो इसमें लिखा है वही यहां लिख देना है, निर्जल AlCl3। अगर अभिक्रिया को कंप्लीट कराओगे ये HCl से अभिक्रिया कर लेगा, देखो बचेगा क्या। अच्छा, नीचे वाला H दिखाना मत क्योंकि उसने अभिक्रिया नहीं की अभी। ऑर्थो पोजीशन के H ने अभिक्रिया की है तो H चला गया Cl के साथ, बचा कौन, CH3CO। इसको ऐसे लिख लेते हैं COCH3। अभी क्या करते हैं कि बाई चांस ऑर्थो पोजीशन ने ना अभिक्रिया की होती, इस हाइड्रोजन ने अभिक्रिया कर ली होती, तो ये हाइड्रोजन अगर Cl से अभिक्रिया करता है HCl तो बनता ही बनता, CH3CO यहां लग जाता और कुछ पदार्थ ऐसे बन जाता, COCH3। अभी दोनों के नाम पढ़ लेते हैं क्योंकि नाम भैया दोनों के बिल्कुल जरूरी हैं।
पहले वाले पदार्थ का नाम है ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन, और बेटा दूसरे वाले का नाम है पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन। तो इस प्रकार से दोनों के नाम याद कर लेना। ऑर्थो पोजीशन पर कौन लगा हुआ है? क्लोरीन। तो बेटा एसीटोफिनोन नाम के आगे ऑर्थो क्लोरो लगा दिया गया। इसमें पैरा पोजीशन पर कोई व्यक्ति ऐसा भी सोच सकता है, कहेगा सर जी पैरा पोजीशन पे क्लोरो थोड़ी है, पैरा पोजीशन तो ये वाला ग्रुप है। बेटा कुछ भी नहीं, इसी फॉर्मूले को कैसा कर दो, उल्टा कर दो। देखो ऊपर COCH3 आ जाएगा और क्लोरो कहाँ चला जाएगा? नीचे पैरा पोजीशन पर होगा। इसमें अगर किसी को लगे सर जी ऑर्थो पोजीशन पर तो ये लगा, भैया कुछ मत करो, इस सूत्र को ऐसे पकड़ो और थोड़ा सा इधर की ओर घुमा दो, और थोड़ा सा घुमाओगे देखो सूत्र कैसा बन जाएगा, हम तुमको दिखाएं। क्लोरीन यहां आ जाएगा। अब देखो मैं कह भी रहा था कि ये मुख्य पोजीशन है, इधर ऑर्थो मेटा पैरा, ये मुख्य पोजीशन है, इधर ऑर्थो मेटा पैरा। देखो क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ है। तो आप इस बात से बिल्कुल परेशान ना हो कि हमने क्लोरो को ऑर्थो क्यों लिखा है। अगर आप इस सूत्र को थोड़ा सा घुमा दोगे तो क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसको एक काम करते हैं, जल्दी से नोट करते हैं, और फिर एक दो रासायनिक गुण और भी बचे हैं और फिर इसका उपयोग पढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट रासायनिक अभिक्रिया है, कहता है क्लोरल से क्रिया। अब मैं क्या बोलता हूं कि भैया ये क्लोरल वाली जो अभिक्रिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाओं में से एक है। तो कभी भी क्लोरल का अभिक्रिया आ जाए भैया इसको बिल्कुल याद रख लेना। कभी कभी ऐसा भी आता है कि क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनाएंगे, तो क्लोरोबेंजीन से DDT बनाने के लिए भी कहेगा तो भैया यही अभिक्रिया लिख कर आनी है। हम लोगों से डिमांड में रखता है, कहता है क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनेगा। ये अभिक्रिया एक प्रकार से और आ सकती है कि हम लोगों से कह सकता है क्लोरोबेंजीन से आपको क्या बनाना है? DDT। अगर आपसे ऐसा भी बोल देता है तो भी बिल्कुल बेटा यही अभिक्रिया लिख के आनी है। समझते हैं बेटा, क्लोरोबेंजीन से DDT बनाने के लिए सबसे पहले क्लोरोबेंजीन को लिख लेते हैं। अच्छा, क्लोरोबेंजीन के सूत्र को देखकर भैया घबराना मत। अरे बेटा इस फॉर्मूले को देखो ऐसे पढ़ के सीधा कर देते, क्लोरोबेंजीन ही था। ऐसा क्यों बनाया है? जरूरत पड़ने वाली है। एक और क्लोरोबेंजीन बना लेंगे। अच्छा, ये तो सभी जानते हो कि क्लोरोबेंजीन में से अगर ये सिरे छोड़ दिए जाए, बाकी हर एक कॉर्नर पर एक हाइड्रोजन और एक कार्बन होता है, जिसमें से अभिक्रिया बेचारा कौन कर रहा था? हाइड्रोजन। तो भैया मैंने इसका भी यहां हाइड्रोजन बना रखा है और इसका भी हाइड्रोजन। अब हम इसकी अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरल से। क्लोरल का सूत्र होता है बेटा CCl3CHO, ये फॉर्मूला होता है। इसका एक और नाम है क्लोरल का, वैसे तो क्लोरल ये है भैया, मैं लिख दूं यहां पे कि ये जो भाई साहब बैठे इन्हीं का नाम क्लोरल है। इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम क्या है? ट्राई क्लोरो एसीटैल्डिहाइड। अच्छा, इसका नाम ट्राइक्लोरो एसीटैल्डिहाइड क्यों पड़ गया? क्योंकि बेटा एसीटैल्डिहाइड का सूत्र होता है CH3CHO, ये एसीटैल्डिहाइड का सूत्र है। ध्यान से देखो इनमें डिफरेंस क्या है, ये H हटा के क्या रख दिया गया है? Cl, और 3 H हटा के 3 Cl रखे गए हैं। तो एसीटैल्डिहाइड का तो सूत्र था, उसमें से 3 क्लोरीन रख दिए गए, तो नाम क्या हो गया? ट्राइक्लोरो, और एसीटैल्डिहाइड का सूत्र था। तो इस बात को थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लेना। अभिक्रिया बिल्कुल ही आसान है। कैसे आसान अभिक्रिया है भैया? देखो जरा इसको, ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? H किससे अभिक्रिया कर लेगा? O से। कोई पूछे भी तो भैया इनको यहां ये बताना है कि कंसंट्रेटेड H2SO4 को लिया गया था। और मैंने कल भी क्लास में बता रखा था कि H2SO4 एक ऐसा कंपोनेंट है, एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है
जो अभिक्रिया के दौरान जल को अलग करने में माहिर है। निर्जलीकारक ऐसे पदार्थों को बोलते हैं। तो H2SO4 की प्रेजेंस में तुरंत ही H2O को लेकर अलग हो गया और H2O को उसने अलग कर दिया। मैं क्या सोचता हूं, जो भी बचे उसको लिख लेते हैं। देखो बचता क्या है, CCl3CH। अच्छा, HC के साथ जो O जुड़ा होगा वो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होगा, क्योंकि O की वैलेंसी 2 होती है। तो भैया 2 बॉन्ड के साथ जुड़ा था तो वो दोनों बॉन्ड बना दिए। अच्छा, ये ध्यान देने वाली बात है, ये बॉन्ड भी तो खाली हो गए, क्योंकि H ने तो O से विक्रिया करके अलग हो लिए। तो भैया ऐसा इसको बता सकते हैं, देखो कैसे बना लेते हैं इसको। ये बेंजीन का पहला वाला हिस्सा है और ये बेंजीन का भैया दूसरा वाला फॉर्मूला है। तो इस प्रकार से आप कंपाउंड का निर्माण करोगे। तो भैया OH2 को लेकर अलग हो गया, C के 2 बॉन्ड खाली थे, तो एक बॉन्ड मैंने ऊपर वाले क्लोरोबेंजीन के सूत्र से, एक बॉन्ड मैंने नीचे वाले क्लोरोबेंजीन के सूत्र से जोड़ दिया। अब इसका नाम DDT क्यों पड़ा, इसको बात करते हैं। अच्छा ध्यान से देखो, क्लोरीन कितने हैं, 2। यहां लिख दे बेटा नाम, देखो ऊपर डाई क्लोरो। अच्छा, डाई क्लोरो से प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, 2 क्लोरीन इसलिए डाई क्लोरो। अच्छा, बेंजीन भी तो 2 बार है, तो इसको देखो नाम क्या पढ़ेंगे, डाई, या भैया आप फेनिल बोल दें या इसको फेनाइल भी बोल सकते हैं। तो 2 बार फेनिल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप है तो उसके लिए डाई फिनाइल लगा देंगे। अच्छा, फिर इसके बाद क्या है, पीछे और आ जाओ, कितने क्लोरीन है, 3। तो भैया इस बार थोड़ा सा चेंज करेंगे, ट्राई क्लोरो का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये बात तो पता ही चल गई होगी, 3 के लिए ट्राई का इस्तेमाल करते हैं। अभी ध्यान से देखो, कार्बन कितने हैं, 2 को आप क्या बोलते थे, 8। और दोनों के बीच में अगर बॉन्ड देखोगे तो सिंगल। क्यों सिंगल होगा, मैं बताता हूं बेटा। कार्बन की संयोजकता तो 4 होती है, 3 तो उसने क्या जोड़ रखे हैं, क्लोरीन। तो कितनी संयोजकता बची, 1। अर्थात यहां पर कौन सा बॉन्ड है, सिंगल। और सिंगल बॉन्ड का उच्चारण करने के लिए नाम के लास्ट पे आप क्या लगाते थे, एथेन। अब इसका नाम इतना लंबा था तो DDT क्यों नाम दे दिया, अरे भैया बिल्कुल बताते हैं। देखो, डाई क्लोरो के लिए D, फिर डाई फिनाइल के लिए D, और फिर ट्राई क्लोरो एथेन के लिए क्या लगा दिया, T। तो इस प्रकार से इसका पूरा नाम बनकर तैयार हुआ, DDT। तो बेटा ये क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण हो गए। अभी क्या करेंगे कि क्लोरोबेंजीन के उपयोग को भी पढ़ लेंगे। तो क्लोरोबेंजीन के उपयोग यहां पढ़ते हैं। अगर क्लोरोबेंजीन का कोई उपयोग मांगता है तो बेटा पहला उपयोग है क्लोरोबेंजीन का DDT। देखो यही वाला लिख लेते हैं जो लिखा हुआ है, DDT नामक कीटनाशक पदार्थ के निर्माण में। कीटनाशक नामक पदार्थ के निर्माण में। अर्थात DDT नामक एक कीटनाशक पदार्थ होता है जिसको आपने बना रखा है, उसके निर्माण में। कभी कभी तो क्वेश्चन ऐसे भी आया है, क्लोरोबेंजीन से DDT कैसे बनाएंगे, इसका उपयोग बताइए। तो भैया उपयोग भी लिख दोगे, जस्ट नीचे लिखा हुआ है। एक और नंबर लिख लेते हैं, दूसरा नंबर कहता है एनिलीन। और बेटा कोई पूछेगा एनिलीन क्या है, तो ये भी बता देंगे, छापे खाने की स्याही तथा फिनॉल। फिनॉल क्या है, विसंक्रामी पदार्थ। विसंक्रामी को संक्रमण रोधी पदार्थ भी कहते हैं, के निर्माण में। ये दूसरा नंबर आ गया। और तीसरा नंबर देखो इसका लिखते हैं अन्य महत्वपूर्ण
कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में। बहुत सारे और भी कार्बनिक पदार्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोबेंजीन से बनाए जा सकते हैं। कार्बनिक पदार्थों के निर्माण में। और बेटा अंतिम नंबर है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो इतने यूज हैं, इसको ध्यान रखना है। डीडीटी कीटनाशक पदार्थ है। एनिलीन छापे खाने की स्याही है जिससे कार्ड वगैरह प्रिंट किए जाते हैं। फिनॉल विसंक्रामी है। विसंक्रामी कर जानते हो ना? विसंक्रामी का अर्थ होता है संक्रमण रोधी। देखो छोटे बैक्टीरिया या वायरस जो रोग फैलाते हैं, इनको मारने की दो प्रकार की दवाएं आती हैं। पहला पूर्तिरोधी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंटीसेप्टिक, और दूसरा बैक्टीरिया को मारने के लिए इस प्रकार के विषाणुओं जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए दूसरी प्रकार की दवा आती है, दूसरे प्रकार का केमिकल आता है जिसको विसंक्रामी या संक्रमण रोधी कहते हैं। इसका एक और नाम है अंग्रेजी में डिसइंफेक्टेंट। अब डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में क्या डिफरेंस है? एंटीसेप्टिक डिटॉल जानते हो ना, वो एंटीसेप्टिक है। उसको ह्यूमन बॉडी पर यूज किया जा सकता है। कारण है वो त्वचा के ऊतकों को नुकसान पहुंचाए बिना बैक्टीरिया को मार देगा, उसको पूर्तिरोधी बोलेंगे। और ये क्या है? विसंक्रामी। तो ये ह्यूमन बॉडी पे यूज नहीं किया जा सकता। फिनॉल वगैरह से घर में फर्श पर दीवारों को साफ किया जा सकता है, उनके बैक्टीरिया मारे जा सकते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन बॉडी के लिए टिश्यू जो होते हैं, ऊतक होते हैं, उनके लिए नुकसानदेह होता है। काम विसंक्रामी का और पूर्तिरोधी दोनों का एक ही है, बैक्टीरिया को मारना। लेकिन पूर्तिरोधी ऐसे पदार्थ होते हैं जो ह्यूमन बॉडी पर यूज किए जा सकते हैं, लेकिन विसंक्रामी ऐसे पदार्थ होते हैं जो ह्यूमन बॉडी पर यूज नहीं किए। तो आप डेटॉल से नहा सकते हो, लेकिन फिनॉल से नहीं नहा सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ह्यूमन बॉडी है तो, और फिर बाकी आपको जैसा लगे, तो इसको नोट कर लेते हैं। एक पदार्थ और स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है डाइक्लोरोमेथेन। हालांकि पदार्थ बहुत छोटा है, बहुत छोटा का मतलब बहुत ही कम लाइनों पर यह पदार्थ समाप्त हो जाएगा, तो उसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, पहले इनको नोट कर लेते हैं। अगला कंपाउंड लिखा है बेटा डाइक्लोरोमेथेन। अंग्रेजी में भी बेटा इसको डाइक्लोरोमेथेन ही को कहते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि उच्चारण के दौरान डाइक्लोरोमीथेन भी बोला जा सकता है इसको। और बेटा फॉर्मूला होता है CH2Cl2। तो इसको जल्दी से पढ़ेंगे और सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? कहते हैं निर्माण को पढ़ना है। आखिर डाइक्लोरोमेथेन को बनाना हो तो हम कैसे निर्मित करेंगे? सबसे पहले नंबर पर मैंने व्यावसायिक विधि का यूज किया है। अच्छा, व्यावसायिक का मतलब जानते हो क्या है? व्यावसायिक का अर्थ होता है औद्योगिक विधि। औद्योगिक विधि का अर्थ होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जब आपको कोई केमिकल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में बनाकर तैयार करना होता है, आप उसके नॉर्मल प्रोसेस बंद कर देते हो। भाई नॉर्मल प्रोसेस तो तब यूज में आते हैं जब आपको थोड़ा बहुत पदार्थ बनाना है, लेकिन जैसे ही आपको ये लगना लगता है कि पदार्थ बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनाकर तैयार कर देना है, भैया हमें व्यावसायिक विधि या इंडस्ट्रियल प्रोसेस की आवश्यकता पड़ने लगती है। क्योंकि अधिकांश जो स्प्रे होते, स्प्रे जानते हो ना, वो कीटाणुओं को मारने वाले स्प्रे जो आते हैं, उनमें डाइक्लोरोमेथेन का प्रयोग किया जाता है। डाइक्लोरोमेथेन का उपयोग क्योंकि स्प्रे में किया जाता है, आप इस बात को आसानी से जान सकते हो कितने स्प्रे अवेलेबल हैं इस दुनिया में। तो इसका मतलब डाइक्लोरोमेथेन भी हमें कैसी मात्रा में चाहिए? बहुत ज़्यादा मात्रा में। और क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए, इसीलिए हमने व्यावसायिक विधि को सबसे पहले प्राथमिकता दी है। स्टार्ट करेंगे और इस बात को देखेंगे कि डाइक्लोरोमेथेन को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कैसे बनाया जा सकता है। देखते हैं, प्रोसेस भी अच्छा है और उससे रिलेटेड कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो भी ध्यान रखने लायक है। तो सबसे पहले व्यावसायिक विधि में हम करते क्या है बेटा? यहां से स्टार्ट करते हैं। एक पदार्थ ले लिया जिसका नाम है मेथेन, और बेटा इस मेथेन पर अभिक्रिया करवाई क्लोरीन गैस की। फर्स्ट स्टेप पूरी तरीके से समझाएंगे, सेकंड स्टेप कम, और फिर जल्दी ही आपको हर चीज समझ जानी है। क्या समझ जानी है उसको देखते हैं। HCl से विक्रिया करेगा,
एक H एक Cl से विक्रिया करेगा, क्या बना डालेगा बेटा? HCl। अच्छा देखते हैं C के साथ तो 3 H बचे हैं और बेटा एक Cl वहां आ गया। ठीक है, Cl कहां से आया जान गए? 2 Cl थे, एक तो चला गया था, एक बच गया था। अभी CH3Cl के बाद बेटा अभिक्रिया फिर से क्लोरीन गैस की होगी। तीर के निशान के ऊपर बेटा सूर्य का प्रकाश रखना है। अभिक्रिया का तरीका फिर एक H एक Cl से विक्रिया कर लेगा, HCl के साथ अभिक्रिया कर लेगा तो बेटा फिर से क्या बनाएगा? HCl। ध्यान देने वाली बात है CH2 बचा और देखोगे एक Cl तो पहले से इसके पास अवेलेबल था, 2 Cl में से एक Cl यहां आ गया, एक तो बचा होगा ना, फिर उसकी जगह पर जुड़ जाएगा तो बन जाएगा Cl2। देखो बन के तैयार हो गया। लेकिन मैंने देखा क्या अभिक्रिया यहां पर रुकेगी? मैंने देखा अभिक्रिया यहां नहीं रुकी, पदार्थ और भी बना। फिर से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में फिर से वही Cl2 की अभिक्रिया हुई और फिर से बेटा वही हुआ कि एक H एक Cl के साथ फिर से अलग हो गया। अच्छा देख क्या रहे हो, पैटर्न क्या है? कार्बन के साथ हाइड्रोजन 4 थे, फिर 3 हो गए, फिर 2 हो गए। अब आपको क्या लगता है हाइड्रोजन कितना बचेगा? 1। क्लोरीन 0 था, यहां क्लोरीन 1 हुआ, क्लोरीन 2 हुआ, नेक्स्ट वाले कंपाउंड पे क्लोरीन कितना हो जाना चाहिए था? 3। देखोगे चेक करोगे वही 3 आएगा। अभी भी अभिक्रिया हो जाएगी एक बार, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में लास्ट H जो है वो Cl से अभिक्रिया कर लेगा और HCl बनाकर तैयार करेगा। आखिरी में देखोगे तो CCl4 का निर्माण होगा, क्योंकि H धीरे धीरे पूरे खत्म हो जाएंगे और क्लोरीन बढ़कर हो जाएगा 4। अच्छा अब क्लोरीन की अभिक्रिया होगी भी नहीं। रीजन है क्लोरीन की अभिक्रिया तभी तक हो रही थी जब तक हाइड्रोजन था। अब हाइड्रोजन समाप्त है तो हाइड्रोजन को हटाया भी नहीं जा सकता। अब क्योंकि अब हाइड्रोजन हटाया नहीं जा सकता, क्लोरीन जोड़ा भी नहीं जा सकता है। नाम चेक करेंगे, इसका नाम अगर मीथेन है तो इसका नाम है, ऊपर लिख लेते हैं, इसका नाम है क्लोरोमीथेन। बेटा इसमें से देखोगे क्लोरीन 2 बार है तो इसका नाम क्या रहेगा? डाई क्लोरो मेथेन, या भैया मीथेन मैं कह रहा था, इसको बोल सकते हो। तीसरे वाले का एक नाम ट्राइक्लोरोमीथेन तो है ही, एक फेमस नाम है इसका, उसको लिखते हैं क्लोरोफॉर्म। और ये वही क्लोरोफॉर्म है जो बेहोशी की दवा होती है। लास्ट वाले फॉर्मूले का टेट्राक्लोरोमेथेन नाम है, या बेटा एक और नाम है मैं उसको लिखूंगा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कार्बन टेट्रा का मतलब 4, क्लोराइड का मतलब है क्लोरीन। तो क्या है कि अब इसमें से समझने वाली बात क्या रही? भैया अभिक्रिया तो हम पूरी जान गए, तो समझने वाली बात ये रही कि जब मेथेन पर क्लोरीन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है, 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 प्रकार के पदार्थ बनते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और ये चारों प्रकार के पदार्थ अभिक्रिया के दौरान जब बनकर तैयार होते हैं, एक ही पात्र में चारों पदार्थ पड़े होते हैं। अब प्रॉब्लम जानते हो क्या है? अगर एक ही बर्तन में एक ही पात्र में चारों पदार्थ पड़े हैं तो प्रॉब्लम यह है कि हमें तो केवल कौन सा पदार्थ चाहिए था? डाइक्लोरोमेथेन, और उसमें से पड़े हैं 4 पदार्थ। तो हम क्या करेंगे? हम एक काम करेंगे कि हम इन सभी पदार्थों में से डाइक्लोरोमेथेन को क्या करेंगे? अलग। तो ये बात विशेष ध्यान रखना है कि डाइक्लोरोमेथेन को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। तो हम यहां पर एक लाइन में लिखे देते हैं, क्या लिखेंगे कि डाई क्लोरोमेथेन को अलग प्राप्त करने के लिए एक विशेष विधि का प्रयोग किया जाता है, और इस विशेष विधि का नाम है प्रभाजी आसवन विधि। यह फर्स्ट ईयर में था। अच्छा मैं थोड़ा सा अगर बता दूं कि प्रभाजी आसवन विधि क्या होती है, मैं ज्यादा तो डिटेल में नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ा सी बात। प्रभाजी आसवन विधि ऐसे पदार्थों पर अप्लाई की जाती है जिन पदार्थों के क्वथनांकों में से क्या हो? डिफरेंट हो। इन सभी पदार्थों के क्वथनांक अलग अलग अगर हैं,
इन चारों पदार्थों के, तो हम उसको अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? प्रभाजी आसवन। अच्छा, अलग कैसे करेंगे इसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, चार पदार्थ हैं, चारों पदार्थों का क्वथनांक अलग अलग होगा। तो हम जैसे ही बर्तन में भरेंगे, बाई चांस मैं ऐसा मानता हूं, ऐसा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसका क्वथनांक सबसे कम, अर्थात ये शीघ्रता से उबलकर वाष्प में बदल जाता है। इसका क्वथनांक उससे ज्यादा, अर्थात ये शीघ्रता से वाष्प के रूप में नहीं बदलता। इसका और भी ज्यादा क्वथनांक, अर्थात ये और भी शीघ्रता से वाष्प में नहीं बदलता। इसका क्वथनांक सबसे ज्यादा है, इसलिए ये सबसे जल्दी वाष्प में बदलता ही नहीं जल्दी से। होगा क्या? आप एक ही बर्तन में चारों पदार्थों को भर के गर्म करोगे, सबसे पहले पदार्थ टेम्परेचर कम रखना, यह पदार्थ वाष्प के रूप में उड़ जाएगा। इस पदार्थ को जो भी वाष्प के रूप में उड़ा वो क्लोरोमीथेन, उसको अलग कर लिया। फिर जब वाष्प बननी बंद हो गई, इसका मतलब मैं समझ गया पात्र से कौन सा पदार्थ भाप बनकर उड़ चुका है, क्लोरोमीथेन। अब हम टेम्परेचर को थोड़ा सा क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। बढ़ा देंगे तो क्योंकि इसका क्वथनांक थोड़ा सा अधिक था, अब ये वाष्प के रूप में बदलने लगेगा। अब जब ये वाष्प के रूप में बदलने लगेगा तो हम इसको अलग बर्तन में इकट्ठा कर सकते हैं। अच्छा, जब वाष्प बननी बंद हो जाए, इसका मतलब ये भी पदार्थ बर्तन से क्या हो गया? भाप बनकर उड़ गया। अब कितने पदार्थ बचे? 2। फिर थोड़ा सा टेम्परेचर और बढ़ाएंगे, ये पदार्थ वाष्प के रूप में बदलने लगेगा। और जब वाष्प बननी बंद हो गई तो मैं क्या सोचूंगा? ये भी पदार्थ वेपर बन के उड़ चुका है। अब पात्र में केवल कौन सा पदार्थ बचा है? चौथा। इस प्रकार से अलग अलग टेम्परेचर पर पदार्थ के मिश्रण को गर्म करते हुए आप क्लोरोमीथेन, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन और टेट्राक्लोरोमीथेन को अलग कर सकते हो। हालांकि आपसे केवल इतना क्वेश्चन आएगा, पूछेगा कि भैया इन पदार्थों को एक दूसरे से अलग करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? नाम है प्रभाजी आसवन विधि। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन प्रोसेस है, इस विधि का प्रयोग करते हैं। अभी बात आएगी क्या डाइक्लोरोमीथेन को बनाने की कोई और विधि है? हाँ, एक और विधि है। कहता है फिनॉल से बनाना है। सॉरी, गलत हो गया है, फिनॉल नहीं, फॉर्मेल्डिहाइड से। फॉर्मेल्डिहाइड से। फिनॉल बेटा गलत लिख गया था, उसको सही कर लेना। फॉर्मेल्डिहाइड बोलना था मुझे, तो ये मेरे मुंह से निकल गया। फॉर्मेल्डिहाइड का सूत्र बेटा होता है HCHO, या इसी को और भी एक नाम से लिख लेते हैं CH2। लेकिन हम अभिक्रिया करवाने के लिए देखो कैसे अभिक्रिया करवाएंगे। H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड O, ऐसे लिख लेंगे फॉर्मेल्डिहाइड को। और अभिक्रिया इस पर करवानी होगी PCl5 की। ध्यान से देखना इस बात को। क्या ध्यान से देखना? PCl5 जब इससे अभिक्रिया करेगा, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, और इस बॉन्ड को ब्रेक करने पर देखो होगा क्या कि लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पे जुड़ेगा PCl3 और बचे हुए 2 Cl जुड़ेंगे लेफ्ट पे। अच्छा, इससे होगा क्या? POCl3 बनेगा प्लस। अभी मैं एक और चीज देखता हूं कि देखो, ध्यान से देखने वाली बात है, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन तो अटैच ही थे। अब ध्यान से देखकर बताओ, इस कार्बन के कितने बॉन्ड का नुकसान हुआ है? 2। तो भैया दोनों बॉन्ड्स पर किसको जोड़ दिया जाए? क्लोरीन को। भाई 2 क्लोरीन धर देने थे ना, तो दोनों कार्बन से जोड़ दिए। इसको कैसे लिख सकते हैं? या तो ऐसे लिखें, या तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं CH2 और बेटा लास्ट में लिखा हुआ है Cl2। डाइक्लोरोमीथेन को बनाने की दूसरी विधि ये है। अभी क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट नंबर पे पढ़ेंगे इसके गुण। डाइक्लोरोमीथेन के गुण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे गुण में से फर्स्ट नंबर यह, रंगहीन, वाष्पशील। एक तो बेटा ये रंगहीन होता है, दूसरा वाष्पशील होता है, तीसरा सुगंधित द्रव पदार्थ है। सुगंधित द्रव पदार्थ है। अच्छा, इसीलिए सुगंधित होने की वजह से इसको मैं क्या बोल रहा था, वो स्प्रे में भरा जाता है। सुगंधित द्रव पदार्थ है। तो पहला नंबर पर तो आपको प्रॉपर्टी ये याद रख लेनी है। सेकेंड नंबर पे आते हैं, कहता है इसका
क्वथनांक (313 केल्विन केल्विन, या बेटा इसको ऐसे भी बोल सकते हो 40 डिग्री सी होता है। अभी नेक्स्ट नंबर पे क्या करते हैं, एक और गुण लिख लेते हैं। अब एक काम करते हैं, गुण 2 ही रखते हैं। अब अभिक्रिया है तीसरे गुण पर, तो तीसरे गुण पर अभिक्रिया को समझने के लिए भैया इसको मिटाना होगा। तो एक काम करते हैं, तीसरा जो इसका नंबर है वो बाद में लिखते हैं, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। पहले गुणों में से तीसरा नंबर और अंतिम भी यहाँ कहता है डाइक्लोरो जो मेथेन है उसकी अभिक्रिया करवा दीजिए क्षार से। तो मैंने एक क्षार से अभिक्रिया करवा रखी है जिसका नाम है NaOH। से क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवानी है किसकी, डाइक्लोरोमीथेन की। देखो अभिक्रिया लिखते कैसे हैं, तुमको बहुत अच्छा लगेगा देखने में। डाइक्लोरोमीथेन को ऐसे लिख लीजिए बेटा, क्योंकि सर जी इससे क्या मिलेगा बेटा, इससे आपको अभिक्रिया को करवाना आसान लगने लगेगा केवल, और कुछ भी नहीं होगा। इसकी अभिक्रिया करवानी है किससे हमको, क्षार से। देखो क्षार से अभिक्रिया में करवाएंगे तो क्षार का सूत्र लिख लेते हैं NaOH। तरीका देखो क्या है, Cl किससे अभिक्रिया कर लेगा, Na से। Cl किससे अभिक्रिया कर लेगा, Na से। अगर NaCl से NaCl से अभिक्रिया करेगा बनकर तैयार होगा 2NaCl। अच्छा क्या लगता है तुमको, ये वाली वैलेंसी तो पहले ही कंप्लीट कर देते हैं, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H, और बेटा ऊपर की जो 2 वैलेंसी खाली बची है उस पर किसको जोड़ा जाए, OH। अब जैसे ही ये कंपाउंड बचे इसका अर्थ है कि अभिक्रिया अभी समाप्त नहीं हुई है। इसमें से अभिक्रिया का कुछ भाग और रहा जाता है, और क्या भाग रहा जाता है उसको पढ़ेंगे बाद में। सबसे पहले ये चीज कुछ देखते हैं। देखो यहां बोर्ड के राइट में लिखे इस भाग पर जो भी है हम लिखेंगे उसको बहुत ध्यान रखना है बेटा। सारी चीजें भूल जाना, लेकिन इस बात को बहुत विशेष ध्यान रखना। क्या ध्यान रखने वाली बात है, एक कार्बन में से कितनी वैलेंसी होती बेटा, 4। अगर उस 4 वैलेंसी में से एक वैलेंसी OH के साथ जुड़ी हो, 4 वैलेंसी है, 3 में से कुछ भी लगा हो, OH ना लगा हो, कुछ भी लगा हो, और लेकिन अगर चौथी वैल्यू के साथ OH लगा है, ऐसा पदार्थ जो है वो कैसा होता है, स्थायी, या जिसको बोलते हैं स्टेबल। ये स्टेबल कंपाउंड है। अगर एक जगह OH लगा हुआ है, 4 वैलेंसी में से 3 वैलेंसी में कोई दूसरा ग्रुप है या अन्य कोई ग्रुप हो सकते हैं, चौथी वैलेंसी OH के साथ कनेक्टेड है, कंपाउंड पूरी तरह से स्टेबल है, स्थायी है, टिकाऊ है, लंबे समय तक बना रहने वाला है, कभी ना नष्ट होने वाला पदार्थ है, ये सारी बातें उसके लिए कही जा सकती हैं। लेकिन अगर किसी कार्बन में से 4 वैलेंसी में से 2 वैलेंसी किसके साथ जुड़ी हैं, OH के साथ। देखो ये तीनों नंबर ये ध्यान रख लेना, क्या है कि दोबारा नहीं पढ़ाएंगे इसको, जरूरत पड़ी अगर कहीं बहुत ज़्यादा विशेष तो बातें होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। अगर एक ही कार्बन पर 2 OH जुड़े हैं, ऐसी कंडीशन में कंपाउंड होता है अस्थायी। अस्थायी को बेटा हम लोग ये भी तो बोलते हैं अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब है ये पदार्थ जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि ये पदार्थ टिकाऊ नहीं है। अगर ऐसा का पदार्थ कभी बन के भी तैयार होता है तुरंत नष्ट हो जाने वाला है। अब बात होगी सर जी नष्ट कैसे होगा, अभी बताते हैं। देखो नष्ट कैसे होगा, ये वाला बेटा H इस वाले OH को लेकर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। सोचो अगर ये वाला H OH को लेकर अलग हो गया तो सबसे पहले अलग होने वाला पदार्थ क्या है, -H2O क्यों लिखा गया जानते हो, यहां से H2O क्या हो गया, हट गया, अलग हो गया, निकल गया। और बेटा शेष क्या पदार्थ बचेगा, इस पर भी बात कर लेते हैं। शेष पदार्थ मैं क्या बताऊं, देखो C 2 वैलेंसी खाली थी। अच्छा ध्यान रखने वाली बात है, अब बचा कौन है, ऑक्सीजन। और सभी को ये बात पता है ऑक्सीजन कौन से बॉन्ड के साथ जुड़ता है, डबल बॉन्ड O के साथ जुड़ता है। तो इस प्रकार का पदार्थ बनकर तैयार होगा। हटा लेते हैं इसको।
कहता सर जी तीसरी बात क्या थी? भैया तीसरी बात पर भी चर्चा करते हैं। यदि कार्बन की 4 संयोजकताएं हैं, 4 में से 3 संयोजकता किसके साथ जुड़ी हैं? OH के साथ जुड़ी है। तो कहता है सर जी अब इसमें से प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा H बेटा दूर बना लेते हैं जिससे अभिक्रिया को सॉल्व करने में ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, दिखाने में अच्छा लगे। अगर एक ही कार्बन पर 3 बार OH ग्रुप लगा है बेटा, यह पदार्थ भी अस्थाई होता है, अर्थात होता है अनस्टेबल। अनस्टेबल में यह भी क्या करता है? अनस्टेबल से यह अपने को क्या कर देता है? H और OH करके जल को अलग कर देता है। और बेटा जैसे ही जल अलग करता है, देखो जरा, जल अलग करेगा, सबसे पहले अलग होने वाला पदार्थ क्या है और शेष पदार्थ क्या बचेगा? देखो इस पर बात करते हैं, शेष पदार्थ क्या बचेगा। देखो सिंगल बॉन्ड C, ऊपर वाले OH पर कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन बेटा जरा ध्यान दो, ये 2 वैलेंसी खत्म हुई हैं और किसके साथ जुड़ी हैं? O के साथ, COOH, COOH, अर्थात इस प्रकार के पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। तो भैया ये 3 चीजें जो है वो बहुत अच्छे ढंग से तैयार रख लेना। एक कार्बन पर एक ही OH स्टेबल हो सकता है, एक कार्बन से एक से अधिक OH स्टेबल नहीं हो सकते, 4 वाले की तो बात ही नहीं करेंगे कभी। तो ये क्या कंपाउंड, देखो एक ही कार्बन पर तो OH लगे, क्या स्टेबल है? दैट इज नॉन स्टेबल कंपाउंड। तो भैया मैं यहां लिखे भी देता हूं, ये तो अनस्टेबल है। अच्छा अनस्टेबल तो ये अपने अंदर से निकाले गया क्या? सेकेंड सिचुएशन है ना, निकाले गया क्या अपने अंदर से? जल। अच्छा कैसे निकालेगा मैं ये भी बता दूं। ये वाला H इस वाले OH को लेके क्या हो जाएगा? अलग, जल अलग हो गया। बेटा बचा क्या? अच्छा बताओ, CH2O, या इसको ऐसे लिख सकते हो ना, H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड के साथ किसको जोड़ दें? O। इसका नाम याद रखना, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड काम क्या करता है तो आपको बहुत एक इसका उपयोग बता दें। अच्छा, मृत जीव जंतुओं के अवशेषों को सुरक्षित करने में उन्हें फॉर्मेल्डिहाइड के घोल पर रखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा बायो की लैब में बहुत सारे जीव जंतुओं के मृत शरीर अवेलेबल होंगे जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में। तो जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में जो जीव जंतुओं के मरे हुए शरीर रखे हैं वो एक लिक्विड के अंदर रखे होंगे, एक घोल के अंदर लिखे होंगे। वो घोल किसका होगा? फॉर्मेल्डिहाइड का। उसमें से घोल का भी बता दें 30 से 40% फॉर्मेल्डिहाइड होगा, बाकी 70 से 60% जो होगा वो पानी रहता है उस घोल के अंदर। और ऐसा ही जीव जंतु ही रखे जाते हैं, मनुष्य की लाशों को भी रखते हैं। तुमने ऐसा सुना होगा, कह देते हैं मसाला लगा के फिर उनकी लाश को रख दिया गया, फिर उनकी डेड बॉडी कई दिनों तक ऐसे सुरक्षित बनी रही। बेटा कई दिनों तक नहीं, कई वर्षों तक सुरक्षित रखी जा सकती है यदि उन्हें फॉर्मेल्डिहाइड के 30 से 40% जलीय विलयन में घोलकर रख दिया जाए। अभी क्या बात करते हैं कि डाइक्लोरोमेथेन का यूज क्या है। सबसे पहला उपयोग तो लिखते हैं, देखो डाइक्लोरोमेथेन का किसके निर्माण में? फॉर्मेल्डिहाइड के निर्माण में। तो सबसे पहला तो इस बात को याद रखना है कि फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण होता है। और दूसरा बेटा एक और यूज आप बता सकते हो, क्या बता सकते हो? क्लोरोफॉर्म बनाने में। क्लोरोफॉर्म बनाने में बेहोशी की दवा होती है क्लोरोफॉर्म। एक बेटा 3rd नंबर पर और बात कर लेते हैं, इसका उपयोग क्या है तो लिखेंगे एरोसोल। अच्छा एरोसोल जानते हो क्या होता है? एरो का मतलब हवा में, सोल का मतलब बना हुआ विलयन। हवा में बना हुआ विलयन क्या कहलाता है? एरोसोल। एरोसोल में नोदक के रूप में। अब यार ये शब्द थोड़ा सा अलग जा रहा है यार, ये नोदक के रूप में क्या होता है? तो बेटा देखो मैं क्या बताऊं, जो भी कंपाउंड आपने अभी पढ़ा है डाइक्लोरोबेंजीन एथेन, बेटा ये जो कंपाउंड है ये वाष्पशील अर्थात शीघ्रता से वाष्प के रूप में बदल जाता है। 40 डिग्री सेल्सियस इसका क्वथनांक था। नॉर्मली गर्मियों के मौसम में 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अपने यहाँ का हो जाता है,
इसका मतलब ये तुरंत काहे के रूप में बदल जाएगा, भाप के रूप में। अगर वेपर के रूप में बदलेगा तो कंपाउंड जब भी लिक्विड से वेपर के फॉर्म में आता है उसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। अब इसको देखो मैं क्या बताता हूं, और इसको स्प्रे के अंदर भर दिया जाए तो स्प्रे के अंदर क्या करेगा, ये वाष्प बनाएगा, और वाष्प में बदलने का मतलब है ये अपने आयतन को क्या करेगा, बढ़ाएगा, और अपने आयतन को बढ़ाते हुए उस स्प्रे के अंदर की दीवारों पर दाब लगाएगा। जब दाब लगाएगा, आप जैसे ही स्प्रे को दबाओगे सारा का सारा लिक्विड प्रेशर से कहाँ निकल आएगा, बाहर। और हमें ऐसा ही पदार्थ चाहिए था जो प्रेशर से स्प्रे से कहाँ निकल आए, बाहर। तो इसको कहते हैं नोदक के रूप में। एरोसॉल में इसको भर दिया जाए तो ये अंदर क्या बनाता है, भाप, तेजी से वाष्प बनाता है। जब वाष्प तेजी से बनाता है तो स्प्रे के अंदर का जो मटेरियल होता है वो शीघ्रता से कहाँ जाता है, बाहर। इसीलिए इसको कहते हैं एरोसॉल में काहे के रूप में इसका यूज करते हैं, नोदक के रूप में किया जाता है। एक और नंबर इस पे से लिख लेते हैं, 4th नंबर है, कहता है पेंट को साफ करने में। भैया इसको एक प्रकार से और समझ सकते हो, कहते हैं पेंट को छुटाने में। अगर कहीं पर किया गया पेंट आपको हटाना है या उसको साफ करना है, आपको लगता है मैं दोबारा पेंट करना चाहता हूं, पुराना वाला पेंट साफ कर देते हैं, तो भैया उसको पेंट को साफ करने में भी डाइक्लोरोमीथेन का प्रयोग किया जाता है। तो बेटा इतने उपयोग हैं 4, जिनमें से आपको कम से कम तो 2 याद ही रखने हैं। मैं क्या सोचता हूं, चाहे चारों इंपॉर्टेंट है, कोई भी 2 याद कर सकते हो, वैसे चारों कर लेना बेटर रहेगा। तो ये अपना कंपाउंड कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे हम लोग क्लोरोफॉर्म को। देखो यहाँ लिखा है क्लोरोफॉर्म, और ये क्लोरोफॉर्म वही कंपाउंड है जो बेहोशी की दवा है या बेहोश करने के लिए यूज में लाया जाता है। तो फिर इसको नेक्स्ट क्लास पे पढ़ेंगे, नोट कर लें आप इसको।